जय हिंद बच्चों। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो कल हमने अपने जो JEE के PYQs थे वो अपने आधे कर लिए थे और हमारे कुछ न्यूमेरिकल्स रह गए थे, जो थे सिर्फ 10 न्यूमेरिकल्स हमारे रह गए थे। फिर ये जो 2025 में जितने एग्ज़ाम हुए थे, JEE के जो एग्ज़ाम्स हुए थे, उनके सारे के सारे न्यूमेरिकल्स आपके ख़त्म हो जाएंगे। ठीक है, आज की क्लास पे। और कल की क्लास में हम करेंगे 2026 जो लेटेस्ट अब अभी अभी एग्ज़ाम्स हुए हैं उसके क्वेश्चंस। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले अपने पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जो 2025 के हैं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन क्या कहते हैं कि 0.002 मोलल NaCl के 4 लीटर जलीय विलयन में 1 लीटर पानी मिलाया गया है। परिणामी विलयन की मोलैरिटी निकालनी है। ठीक है, यानी कि एक इतना हमारे पास क्या है, एक NaCl और एक के 4 लीटर जलीय विलयन पानी मिलाया गया है और उसमें दोबारा से पानी मिला देते हैं, तो परिणामी विलयन की मोललता ज्ञात करनी है, क्या होगी। ठीक है, अब देखिए जब भी आपको पता है कि जब भी आप पानी मिलाते हो किसी जैसे एक विलियन है हमारे पास ऑलरेडी, पहले से एक विलियन प्रेजेंट है और उसके अंदर आप और पानी मिलाते हो तो हमेशा वॉल्यूम बढ़ती है, सॉल्यूट कभी भी नहीं बढ़ता ना ही घटता है। ठीक है, ओनली क्या बढ़ती है, ओनली वॉल्यूम इंक्रीज होती है, ओनली वॉल्यूम इंक्रीज होती है। और वो उसके अंदर सॉल्यूट कोई चेंज नहीं होता, उसके अंदर कोई भी सॉल्यूट का चेंज नहीं होता और वहाँ पर जो है वॉल्यूम बढ़नी शुरू होती है, इसीलिए हम वहाँ पर डाइल्यूशन बना देते हैं। क्या बनता है वहाँ पर, विलियन का डाइल्यूशन बन जाता है। डाइल्यूशन मतलब कि जिसके अंदर सॉल्यूट की मात्रा कम और सॉल्वेंट की मात्रा ज़्यादा होती है, उसको बोलते हैं डाइल्यूट। ठीक है, तो वहाँ पर डाइल्यूट सॉल्यूशन बन जाता है और डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए आपको पता है एक फॉर्मूला होता है हमारे पास सीधा डायरेक्ट मोलैरिटी या वॉल्यूम निकालने का। क्या होता है, M1V1 इज इक्वल टू M2V2, ये डायरेक्ट फॉर्मूला होता है हमारे पास। ठीक है, अब आपको क्या क्या गिवन है वो लिख लो। देखो सबसे पहले आपको गिवन है 0.02, यानी कि पहले की मोलैलिटी गिवन है, मोलैलिटी मतलब कि मोलैरिटी गिवन है। M1 आपको गिवन है कितना, 0.002 M। ठीक है, दूसरे की वॉल्यूम गिवन है इसी की, यानी कि V1 गिवन है। V1 कितना है, 4 लीटर और V2 आपको दोबारा से दिया गया 1 लीटर और उसके बाद आपको क्या बोला गया है कि M2 आपने निकालना है। क्या निकालना है, M2 आपने फाइंड आउट करना है, तो सिंपल फॉर्मूले में पुट कर दो। ठीक है, M1V1 इज इक्वल टू M2V2। ठीक है, M1 कितना, M1 है 0.02 इंटू वॉल्यूम कितनी है 4 इज इक्वल टू M2V2 कितना है आपका 1, यही है ना, V2 कितना है 1 है। लेकिन एक मिनट, ये वॉल्यूम 2 नहीं है, इस 4 लीटर में ही ये मिलाया गया है, तो सेकंड वॉल्यूम कितनी हो जाएगी, 4 + 1 5 लीटर, कितनी हो जाएगी 5 लीटर, 4 + 1 5 लीटर, क्योंकि उसके अंदर और वॉल्यूम मिलाई गई है उसी सॉल्यूशन में, अलग से कोई सॉल्यूशन नहीं दिया गया, उसी सॉल्यूशन में दूसरी वॉल्यूम मिलाई गई है। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा टोटल, ये टोटल हो जाएगा आपका 0.008 इज इक्वल टू 5M2। तो यहाँ 5 डिवाइडिंग मल्टीप्लाई में, इधर डिवाइडिंग में चला जाएगा, तो 0.08 डिवाइडेड बाय 5, यहाँ आ जाएगा M2। M2 इज इक्वल टू 8/1000, हम लगा लेंगे 8/1000 डिवाइडेड बाय 5/1। ठीक है, इसको रेसिप्रोकल कर लो, M2 8/1000 इंटू 1/5, इससे इसको काट लो, पहले क्या आएगा, M2 इज इक्वल टू हमारे पास आएगा 8 है, 5 1 आएगा, पहले तो पॉइंट लगेगा, फिर 3 5 6 30, तो यहाँ पर 3 जीरो पहले से ही है। ठीक है, तो एक ये होगी 4, टोटल कितनी 4, तो 0.0016, ये आपका आंसर आने वाला है 0.016, यानी कि सेकंड मोलैरिटी आने वाली है। क्या आने वाली है, सेकंड मोलैरिटी। तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन था, कोई मुश्किल इसमें था नहीं।
ठीक है। आपको मोलैरिटी निकालनी थी, एक मोलैरिटी पहले से गिवन थी, एक वॉल्यूम गिवन थी, उसके बाद उसने दोबारा से 1 लीटर पानी मिला दिया तो दो वॉल्यूम होगी 5 लीटर। तो परिणामी विलयन की मोलरता यानी कि जो बना उसकी उसकी क्या निकालनी थी, मोलैरिटी निकालनी थी, तो हमने निकाल ली। ठीक है। और डाइल्यूशन के अंदर हमेशा याद रखना ये फॉर्मूला यूज़ होता है। ठीक है, डाइल्यूशन के अंदर हमेशा यही यूज़ होता है। ठीक है। अब पानी मिला रहे हैं तो पानी के अंदर क्या हो रहा है, वॉल्यूम ही बढ़ेगी ना कि सॉल्यूट बढ़ेगा, क्योंकि सॉल्वेंट की मात्रा बढ़ेगी ना कि सॉल्यूट की मात्रा बढ़ेगी, क्योंकि सॉल्वेंट ही लिक्विड में होता है, बाकी कोई फॉर्म तो नहीं होती सॉल्यूट की फॉर्म, कोई भी लिक्विड फॉर्म में नहीं होता सॉल्यूट। ये मैंने जब स्टार्टिंग कभी सॉल्यूशन चैप्टर का पहला पहला क्लास कराया था तब बताया था। ठीक है, समझ आया। अब 16th क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, मैंने इसलिए साइड में लिख दिया है। क्या कह रहा है कि जब एक मोल बेंजीन को 1 मोल टोल्यून टोल्यून मिलाया जाता है तो वाष्प में क्या होगा, यानी कि वाष्प प्रेशर में पूछा है, यानी कि वेपर पूछा है आपको, वेपर प्रेशर क्या होगा। ठीक है, वेपर में क्या होगा ये बताना है। तो शुद्ध बेंजीन का वाष्प दाब यानी कि वेपर प्रेशर आपको 12.8 kPa दिया गया है, और टोलिन का दिया गया है 3.85। कितना दिया गया, 3.85 दिया गया है। ठीक है। और अब यहाँ पर बात हुई है वाष्प की, यानी कि वाष्प दाब की बात हुई है, तो इसका मतलब हमें कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना है, वेपर प्रेशर का फॉर्मूला यूज़ करना है। तो कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना है वेपर प्रेशर का, आपको पता है रोल्स लॉ के अंदर ही वेपर प्रेशर होता है, क्योंकि यहाँ पर वेपर प्रेशर की बात हुई है, तो कौन सा फॉर्मूला, पी टोटल इज इक्वल टू पी नोट एक्स ए प्लस पी नोट बी इज इक्वल टू एक्स बी, यही होगा। तो सबसे पहले आपको प्रेशर तो दोनों की गिवन है, देखो शुद्ध बेंजीन का भी गिवन है और शुद्ध टोल्यून का भी गिवन है, लेकिन आपको इन दोनों के मोल फ्रैक्शन गिवन नहीं है। तो मोल फ्रैक्शन निकाल लो। मोल फ्रैक्शन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, यानी कि एक्स ए का निकालना है तो एक्स ए का निकालना है तो एन ए यानी कि मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स। ठीक है, यही होता है। तो फॉर्मूला पुट कर लो भाई, एक्स ए मोल्स ऑफ सोल्यूट 1 और टोटल मोल्स 1 और 1 2, 1/2 तो कितना आ गया 0.5। और आपको पता है जब भी जो मोल्स होते हैं वो सेम होते हैं तो इसका मतलब मोल फ्रैक्शन भी सेम होता है, तो इसका मोल फ्रैक्शन भी आएगा 0.5। कितना आएगा 0.5, इसका मोल फ्रैक्शन भी 0.5 आएगा। ठीक है, इतना तो क्लियर हो गया, क्योंकि सेम है, सेम मोल्स है तो सेम मोल फ्रैक्शन आएगी। ठीक है। अब पी नोट ए इस फॉर्मूले में सब कुछ पुट कर दो जो जो आपके पास गिवन है। ठीक है, पी नोट ए आपको गिवन है 12.8, क्या गिवन है 12.8 इंटू में 0.5 को लिख लो आप 5/10 और इसको भी लिख लो 10। ठीक है, और प्लस में लिखो, ठीक है प्लस में लिख लो, 1 मिनट में इसको साफ साफ कर देता हूँ। इधर कर लेते हैं पी टोटल, पी नोट ए 12 पॉइंट यानी कि 12, इसके बीच में मैंने पॉइंट हटा के 10 लगा दिया तो 5/10 यहाँ आ गया। ठीक है, प्लस ऑफ कितना है 3 यानी कि 85/100 इंटू में 5/10। ठीक है, या फिर इसको लिखो आप 1/2 लिख लो सीधा डायरेक्ट, मोल फ्रैक्शन को 1/2 लिख लो। ठीक है, मैं 1/2 ही लिख रहा हूँ, क्यों, क्योंकि आसानी हो जाएगी मुझे। देखो कैसे, इसको इससे डिवाइड कर दो, 6 4 64 आ गया, इसको इससे डिवाइड कर दो, कितना आ जाएगा ये 38 है, 38 का आएगा 19 और 5 2 दूनी 4.5 ये आएगा। ठीक है, यहाँ से पॉइंट हटाएंगे, नीचे एक पॉइंट जोड़ देंगे तो टोटल हमारे पास आ जाता है 64/10 इन प्लस ऑफ 925 डिवाइडेड बाय 1000। अब एलसीएम करनी तो आती होगी, एलसीएम वाले जोड़, तो ये आ जाएगा 1000 एलसीएम। 10 से डिवाइड करोगे कितना बचेगा, 10 से डिवाइड करोगे 100 तो 6400। ठीक है, कितना आ गया 6400 प्लस ऑफ, यहाँ पर इससे डिवाइड करोगे 1000 से 1000 गया 1925, 6400 में जोड़ दो, 5 का 5 आ जाएगा, 2 का 2 आ जाएगा,
4 और 9 13 हो जाएंगे, 1 7 और 8, यानी कि ये आ जाएगा डिवाइडेड बाय 1000। तो पी टोटल आएगा 1000 है, तो पॉइंट लगा दो 8.325। ये आपका वेपर प्रेशर आएगा, फाइनल वेपर प्रेशर जो टोटल वेपर प्रेशर होगा। इसी ने बताया था कि तो वाष्प दाब क्या होगा ये बताना था हमें, तो हमने बता दिया, दोनों को मिला दिया ना उसने। तो बाद में दोनों को मिलाने के बाद जो सोल्यूशन बना उसका वेपर प्रेशर क्या होगा ये हमें बताना था, तो हमने ये निकाल लिया। ठीक है, तो ये था आपका पेपर में आया हुआ क्वेश्चन, 2025 के क्वेश्चन है ये सब के सब, जितने मैं अब तक करा चुका हूँ 2025 के थे। कल हम 2026 के करेंगे, जो लेटेस्ट एग्ज़ाम हुए आपके 21 से लेके 29 तक जो आपकी एग्ज़ाम परीक्षाएं चली हैं उसमें। ठीक है, वो सब करेंगे सोल्यूशन चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चंस। ठीक है, इसको लिखो, फिर हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो चलिए, अगला क्वेश्चन हमारा है 17वां, जो क्या कहता है कि एक नमक MX3 के विलयन के लिए दिए गए तापमान पर प्रतिशत वियोजन क्या होगा। ठीक है, यानी कि हमें प्रतिशत डिसोसिएशन निकालना है। वियोजन का मतलब होता है डिसोसिएशन, प्रतिशत डिसोसिएशन निकालना है। ठीक है, और हमें वांट ऑफ फैक्टर गिवन है, आई की वैल्यू हमें गिवन है 2। क्या गिवन है? 2 गिवन है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको कंसेप्ट समझना होगा। क्या समझना होगा? कंसेप्ट क्या लगेगा इसमें, तो कंसेप्ट समझना होगा। तो कंसेप्ट में क्या होगा कि वांट ऑफ फैक्टर क्या होता है, पहले ये समझना होगा। ठीक है, क्योंकि आपको आई की वैल्यू गिवन है। क्या गिवन है? आई की वैल्यू। तो वांट ऑफ फैक्टर जो आई है वो है वो बताता है कि सोल्यूट जो है वो टूटकर कितने पार्टिकल्स में बना है। क्या बताता है? कितने पार्टिकल्स में बना है? आई क्या बताता है कि जो वांट ऑफ फैक्टर का जो आई है वो बताता है कि कोई भी पार्टिकल्स जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, जो पार्टिकल्स के बारे में हम बात कर रहे हैं, वो कितने टुकड़ों में टूटा है। ठीक है, कोई भी होगी, कितने टुकड़ों में टूटा है। जैसे NaCl है, NaCl Na+Cl नेगेटिव में टूटता है। जैसे ग्लूकोज है, ग्लूकोज एक इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन है। क्या है? इलेक्ट्रोलाइटिक कंपोनेंट है। तो अगर इलेक्ट्रोलाइटिक कंपोनेंट है तो वो कभी टूटेगा ही नहीं 2 भागों में। वो क्या करेगा? सिर्फ एक ही आयंस बनाएगा, एक ही चीज़ बनाएगा। ठीक है, और जो एक ही पार्टिकल बनाता है उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट, यानी कि ग्लूकोज है जैसे। ठीक है, और उसकी जो आई की वैल्यू होगी, वांट ऑफ फैक्टर के आई की वैल्यू जो होगी उसकी 2 होगी, क्योंकि वहाँ एक होगी, क्योंकि वहाँ पर सिर्फ ग्लूकोज ही बनेगा, उसके अलावा कोई भी अलग से कंपाउंड नहीं बनने वाला, क्योंकि जो ग्लूकोज है वो एक इलेक्ट्रोलाइटिक है। लेकिन NaCl वहीं पर 2 भागों में बटेगा, एक Na+Cl, क्योंकि आयन है, आयन का वांट ऑफ फैक्टर पार्टिकल्स के बेस पर आता है। तो यहाँ पर नमक की बात की गई है, नमक एक आयन होता है, नमक एक आयन होता है। ठीक है, तो ये भी पार्टिकल्स में टूटेगा, और इसमें पार्टिकल्स में टूटने पर वैल्यू हमें आई दी गई है, और जो आई है वो है वांट ऑफ फैक्टर का एक कारक है। ठीक है, जो हमें बताता है कि कोई भी यौगिक या कोई भी कंपोनेंट कितने पार्टिकल्स में टूटा है। तो आई की वैल्यू दी गई है, तो फॉर्मूला क्या होता है उसका? देखो, फॉर्मूला जो होता है उसका, फॉर्मूला हमारे पास होता है उसका, फॉर्मूला आई निकालने का। तो आई इज इक्वल टू 1+n-1 अल्फ़ा। अल्फ़ा का मतलब यहाँ पर होता है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। क्या होता है? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। आई का मतलब हमारे पास होता है ये वांट ऑफ फैक्टर। ठीक है, पार्टिकल्स कितने भाग में टूटे हैं। एन का मतलब होता है कि ये कितनी जगह पर टूटा है, कितने पार्टिकल्स बनाए हैं इसने। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं डिसोसिएशन कहाँ पर हुआ है। तो ये बताता है हमें डिसोसिएशन कहाँ पे हुआ है। तो डिसोसिएशन देखो, डिसोसिएशन, ठीक है, डिसोसिएशन हमें निकालना है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। क्या निकालना है? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, ना कि डिसोसिएशन निकालना है। डिसोशिएट हमें पता है। ठीक है, डिसोशिएट किसका होगा? MX3 का होगा। किसका होगा? MX3 का। तो MX3 जब भी डिसोशिएट होगा तो वो इतने भागों में टूटेगा, 3+3x। ठीक है, ये ऐसे टूटेगा। तो जब भी ऐसे टूटेगा, अगर ये तो ऐसे टूटेगा 3x इनवर्स में। अगर ऐसा टूटा तो इसमें कितने पार्टिकल्स बने? 4 पार्टिकल्स बने। n की वैल्यू कितनी आ गई? 4 पार्टिकल्स आ गई। ठीक है, n की वैल्यू कितनी आ गई? 4, क्योंकि एक यहाँ पर बना है और एक 3 यहाँ पर बने हैं, तो कितने हो गए? 4। ठीक है, अब 4 हुए तो आपको n की वैल्यू मिल गई। ठीक है, तो डिसोशिएट वाले में पुट कर दो n+n
ठीक है। ये आ गया। आई की वैल्यू आपको गिवन है 2 और 1 आपको ये है, क्योंकि हमें क्या निकालना, प्रतिशत वियोजन, यानी कि डिसोशिएट की परसेंटेज निकालनी है। किस में निकालनी है डिसोशिएशन, परसेंटेज में निकालनी है। लेकिन हमें परसेंटेज में निकालने के लिए डिग्री ऑफ डिसोशिएशन भी पता होना चाहिए, क्योंकि तभी तो निकाल पाओगे परसेंटेज में। लेकिन हमारे पास वो है गिवन नहीं है, तो हमें वह निकालना पड़ेगा पहले। तो आप इसमें पुट करो और डिसोशिएशन निकालो। ये हो गया 3 डिग्री ऑफ डिसोसिएशन प्लस 1 इज इक्वल टू 2। ये 1 इधर जाएगा तो यहाँ पर बचेगा 1, यहाँ पर आएगा अल्फ़ा 3 अल्फ़ा, क्योंकि ये तो यहाँ पर बचा। अब क्या होगा, ये 3 इसके डिवाइडिंग में जाएगा, 1/3 अल्फ़ा आ जाएगा। कितना आएगा, 1/3 अल्फ़ा। ठीक है, कितना आएगा, 1/3 अल्फ़ा आएगा। अब 1/3 अल्फ़ा आएगा। आपको पता है किसी भी चीज़ को अगर परसेंटेज में कन्वर्ट करना होता है तो आप सीधा डायरेक्ट करते हो, उसको मल्टीप्लाई कर देते हो 1000 से, 100 से, सॉरी कितने से मल्टीप्लाई, 100 से। तो 100 से मल्टीप्लाई करो तो डिसोसिएशन परसेंटेज क्या होती है, 1/3 इंटू में 100, ये करोगे आप 3.3333% अप्रोक्स, यही आंसर आ जाएगा 333.3%, जो आपका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की परसेंटेज आ गई। तो सिंपल था, कोई बड़ा काम इसमें नहीं करना था, इजी ट्रिकी था। ठीक है, कोई बड़ा क्वेश्चन नहीं था। तो इसको लिखो, फिर हम अगले क्वेश्चन, ये 18वें क्वेश्चन पर चलते हैं अपने। चलिए देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, 18वां क्वेश्चन देखते हैं। ये समझ आया अच्छे से। अब क्वेश्चन 18वें के ऊपर चलते हैं। 18वां क्या कहता है कि समुद्री जल जिसे 6 मोलल, यानी कि इसका मोलर द्रव्यमान 6 मोलल है, ठीक है, NaCl का विलियन माना जाता है। 6 मोलल का मतलब मोलर द्रव्यमान या मोलैरिटी सॉरी, ठीक है, क्या होगी, मोलैरिटी का विलियन माना जाता है। और उसका घनत्व जो है आपके पास कितना है, 2 ग्राम ml इनवर्स है। समुद्री जल में घुली हुई ऑक्सीजन, यानी कि जो पानी के अंदर, जो समुद्र के पानी के अंदर ऑक्सीजन मिली हुई है, उसकी सांद्रता आपको 5.8 ppm दी गई है, पार्ट्स पर मिलियन। ठीक है, तो समुद्री जल में घुली हुई ऑक्सीजन की मोलरता ज्ञात करनी है। मोलरता देखो x इंटू 10⁻⁻4 मोलरता, ठीक है। और x का मान आपको ज्ञात करना, मतलब एक तरह से मोलैरिटी ही निकालनी है, क्योंकि आपको x दिया हुआ है मोलैरिटी, तो यही निकालना है। बाकी आपको NaCl का वो मोलर द्रव्यमान दिया गया है और ऑक्सीजन का मोलर द्रव्यमान, ठीक है। तो सबसे पहले कंसेप्ट समझो क्या है इसमें। कंसेप्ट, कंसंट्रेशन O2 की गिवन है, कितनी गिवन है, कंसंट्रेशन 5.8 ppm, कितनी गिवन है, 5.8 ppm, ठीक है। और डेंसिटी ऑफ सी वाटर दिया गया है 2 ग्राम पर ml इनवर्स, ठीक है। और ये हो गए, ठीक है, ये सब कुछ दिया गया है। और मोलर मास, वाटर का मोलर मास भी आपको गिवन है, ऑक्सीजन का सॉरी मोलर मास आपको गिवन है 32 ग्राम पर मोल, और NaCl का भी मोलर मास गिवन है, ठीक है। तो दोनों का मोलर मास हमें गिवन है। तो आपको क्या करना है, देखो। और दूसरी बात, उसने मोलैरिटी को जो हमें बोला है, मोलैरिटी आप गिवन चीज़ें लिख लेना, मैं सीधा डायरेक्ट लिख रहा हूँ कि मोलैरिटी उसने हमें गिवन की है 5 x इंटू 10⁻⁻4, x इंटू 10⁻⁻4 ppm, ठीक है, एम में गिवन है, ठीक है, इतने में गिवन है। और उसने ppm में ऑक्सीजन की सांद्रता बोली है, क्या बोली है, सांद्रता बोली है। और ppm का मतलब क्या होता है, आप लोग सभी जानते हो कि जो एक्वस सॉल्यूशन होता है ना, जो एक्वस सॉल्यूशन होता है जिसमें वाटर ज़्यादा होता है, जो एक्वस सॉल्यूशन होता है उसके अंदर क्या होता है कि 1 ppm यानी कि पार्ट्स पर मिलियन का मतलब होता है कि 1 mg सोल्यूट इन 1 kg सोल्यूशन, यानी कि 1 किलो सोल्यूशन के अंदर 1 mg सोल्यूट, ठीक है। 1 ppm का मतलब 1 mg सोल्यूट डिवाइडेड बाय 1 kg सॉल्यूशन, यही होता है 1 kg सॉल्यूशन, यानी कि 1 mg सोल्यूट इन 1 kg सॉल्यूशन। तो इसको क्या करना है आपको, 5.8 ppm आपको सांद्रता दी गई है, कितनी दी गई है, 5.8। तो 5.8 के लिए क्या बनेगा, 5.8 mg सेम आ जाएगा सोल्यूट डिवाइडेड बाय 1 kg ऑफ सॉल्यूशन,
ठीक है, इसको ग्राम में कन्वर्ट करो, ग्राम में कन्वर्ट करो। ग्राम में कैसे कन्वर्ट करेंगे, 5.8 इनटू, आप इसको क्या करोगे 1000 से डिवाइड कर दोगे ग्राम में, पर ग्राम में कंप्लीट करने के लिए। ठीक है, तो ग्राम में से जो 10 आएगा नीचे में, 1000 जो आएगा उसको मैं लिख देता हूँ -3। ठीक है, अब इसको बड़ा पॉइंटों में लिखने की जरूरत नहीं, -3 लिख दो, क्योंकि हमारे पास जो सांद्रता गिवन है, जो मोलरता गिवन है, वो 10⁻⁻4 है। तो इसका कहीं ना कहीं यूज़ हो सकता है, तो मैंने ऐसे लिख दिया, इसको ग्राम में कन्वर्ट कर लिया, ये आ गया ग्राम। पीपीएम से ग्राम में कन्वर्ट कर लिया, किस में कन्वर्ट कर लिया, ग्राम में कन्वर्ट कर लिया। अब 1 kg सॉल्यूशन की आपको वो निकालनी है, क्या निकालनी है, वॉल्यूम निकालनी है। 1 kg सॉल्यूशन की वॉल्यूम निकालनी है, कैसे निकालोगे, देखो आपको डेंसिटी गिवन है, इसको डिवाइड कर लो 2 भागों में। ठीक है, डेंसिटी आपको गिवन है, डेंसिटी कितनी गिवन है, 2 g/ml²। आपको डेंसिटी का फॉर्मूला भी पता होगा, उसमें से हम वॉल्यूम इस साइड ले आते हैं, मास बाय डेंसिटी। ठीक है, मास बाय डेंसिटी। मास आपको गिवन है 1 kg, यही है ना 1 kg। मास आपको कितना गिवन है 1 kg, लेकिन यहाँ पर जो है आप मास लेते हो वो किस में लेते हो, ग्राम में लेते हो। तो 1 kg के अंदर कितने ग्राम होगा सॉल्यूशन, 1000 ग्राम होगा 1 kg के अंदर। डेंसिटी आपको 2 गिवन है, डेंसिटी कितनी 2 गिवन है, डेंसिटी कितनी 2 गिवन है, कितनी गिवन है 2 गिवन है। तो ये करोगे आप डिवाइड इसको, तो कितना आ जाएगा 500 आ जाएगा, 500 ग्राम। ठीक है, कितना आ जाएगा वॉल्यूम, 500 ग्राम नहीं, ये वॉल्यूम है ना, तो ये ml में आ जाएगी, किस में आएगी, ml में। लेकिन ml से आपको किस में चाहिए, आपको मोलैरिटी निकालनी है ना, मोलैरिटी। तो ml से आपको ये चाहिए होगी मोलैरिटी, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, यानी कि लीटर में चाहिए होगी। तो लीटर में कन्वर्ट कर लो वॉल्यूम को, वॉल्यूम को लीटर में कन्वर्ट करोगे तो 0.5 लीटर आ जाएगा, कितना आ जाएगा 0.5 लीटर आ जाएगा। ठीक है, अब देन मोलैरिटी का फॉर्मूला पुट कर दो, मोलैरिटी इज इक्वल टू मोल्स ऑफ सोल्यूट, ठीक है, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो सबसे पहले मोल्स भी चाहिए होंगे सॉल्यूट के, क्या चाहिए होंगे, मोल्स, क्या चाहिए होंगे, मोल्स भी चाहिए होंगे सॉल्यूट के। तो सॉल्यूट क्या है आपका, क्या होगा सॉल्यूट, ऑक्सीजन होगी, तो ऑक्सीजन के मोल्स निकालो, क्योंकि उसने घुली हुई ऑक्सीजन की बात की है, समुद्र के अंदर घुली हुई ऑक्सीजन की बात की है, तो हम ऑक्सीजन के मोल्स निकालेंगे। तो ऑक्सीजन के मोल्स निकालने के लिए आपको उसका अमाउंट, कितना अमाउंट उसके अंदर है हमारा, ठीक है, यानी कि 5.8 ppm ग्राम में निकाला था हमने इसको, इतना आया, कितना आया, ये वाला। ठीक है, तो मोल्स निकालने के लिए यहाँ पर निकालेंगे मोल्स O2 के। ठीक है, मोल्स निकाल लो, मास बाय मोलर मास होता है, कितना होता है, मास बाय मोलर मास, कितना, मास बाय मोलर मास। तो मास कितना गिवन है हमें, ये ग्राम में है ना, 5.8 इंटू 10⁻⁻3। ठीक है, 3 है ना, और आपको जो 32 आपको मोलर मास है। ठीक है, तो इसको करो आगे, ऐसा करो, इसको बना लो आप 4, क्यों यहाँ से पॉइंट हटाइए, एक 4 वहाँ पे लग गया। ठीक है, अब इसको 2 पे भेजो, 216, यहाँ पर जाएगा 4, एक बचा 9 आ गया। ठीक है, इसको 16 से डिवाइड कर लो सीधा डायरेक्ट, 49, नहीं 1 मिनट, 2 2 4, 29 आएगा, 29। ठीक है, अब इसको डिवाइड कर लो सीधा डायरेक्ट, 1 पे जाएगा पहले तो 1 पॉइंट। ठीक है, 1 पॉइंट आ गया, अब 1 पॉइंट कितने बचते हैं इसमें से, 13 है, 0। ठीक है, 16 8 है, 128, 8 पे भेज दो, 128 में से 2 बचा, 16 एकम 16 है, इतना आपका आएगा, मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁴। ठीक है, ये आ गया आपके मोल्स, 10⁻⁻4 -4। ठीक है, 10⁻⁻4, 1.81 10 इंटू 10⁻⁻4 आ गया। ठीक है, अब इसको आगे सॉल्व कर लो, अब इसको मोलैरिटी में पुट कर दो, मोलैरिटी की जगह मोलैरिटी रखी है अब की बार, ये वाली मोलैरिटी है x इंटू 10⁻⁻4 m। ठीक है, मोल्स आपको कितने गिवन है, 1.81 इंटू 10⁻⁻4 डिवाइडेड बाय, ठीक है, डिवाइडेड बाय
क्या आएगा इसके नीचे, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है 0.5। कितनी है? 0.5। ठीक है, 0.5 है। इसको सिंपलैरिटी कर लो, सिंप्लीफाई कर लो। ठीक है, सिंप्लीफाई करोगे तो आपके पास इधर आएगा ये, इसको इधर भेजोगे तो ऐसा करो आप लोग, इसको ना भेजो, इसको यहाँ मल्टीप्लाई में तो इसको डिवाइडिंग में भेज दो। ठीक है, ये मल्टीप्लाई में इधर जाकर डिवाइडिंग में हो जाएगा। x इज इक्वल टू 1.81 इंटू 10⁻⁻4 डिवाइडेड बाई 0.5 इंटू 10⁻⁻4। अब ये ऊपर भेज दो 10, 1.81 इंटू 10⁻⁻4 इंटू 10⁻4 डिवाइडेड बाई 0.5। तो ये 4 की पावर ये 4 से कट गई, तो बचा क्या है हमारे पास? 1.81 डिवाइडेड बाई 0.5। यही बचा, यही बचेगा ना? हाँ, यही बचेगा। तो अब आप क्या करो, इसका 1/81 डिवाइडेड बाय, इसके लगाओगे आप 100। ठीक है, इसके लगाओगे आप 5/10, तो एक जीरो से एक जीरो कैंसिल आउट। अब इसको रेसिप्रोकल कर लो, x इज इक्वल टू 181 डिवाइडेड बाय 5 इंटू 10। इसको 5 से डिवाइड कर लो, 5 से 15 है और 3 बचा, 1 31, 5 31, 1 बचा 30, एक बच गया आपके पास, तो जीरो लगाया, 5 2 आ गया। ठीक है, इतना आ गया। तो ये आपका आ जाएगा, x की वैल्यू जो आएगी 3.62 अप्रोक्स आपकी वैल्यू आ जाएगी। कितनी आएगी? 3.62। कैलकुलेशन के हिसाब से तो यही आएगी। ठीक है, ग्राम पर मोल, इसको ml में लीटर में कन्वर्ट कर लिया, ये 0.5 लिख दिया हमने। कहाँ गया ये 0.5 लिखना, ये लिख दिया। अब यहाँ पर जो ये पावर थी इसको हम यहाँ ले आए, तो ये 4 से 4 कैंसिल आउट, 0.5। अब इससे 0.5 से हमने क्या किया, ये इसको डिवाइड कर लिया, 0 से 0 कैंसिल आउट, ये ऊपर गया। अब ये हमारे पास पॉइंट बचा था, इसके नीचे 10 पहले से ही था, तो मैंने यहाँ पॉइंट लगा दिया, तो 3.62 m ये आ गया। ठीक है, ये इसमें फिर गलती से लिखा गया होगा, ये वाला 6 है, जो ये 6 है ये गलती से लिखा गया होगा। ठीक है, तो ये था आपका 18th क्वेश्चन। कितनेवा क्वेश्चन? 18th क्वेश्चन। और आसान था, कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं था। ठीक है, तो इसको लिखो, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन आपके यहाँ लिखते हैं, फिर उनको सॉल्व करते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो है हमारा 18 का पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2। ठीक है, ये क्या कहता है कि 1 विलियन वाष्पशील यानी कि वोलेटाइल द्रव के 1 मोल और वाष्पशील द्रव बी के 3 मोल, यानी कि ए के 1 मोल लिख लेते हैं, ए इज इक्वल टू हमें दिया गया है 1 मोल एंड बी इज इक्वल टू हमें दिया गया है 3 मोल। ठीक है, 1 मोल और बी में 3 मोल दिया गया है, वाष्पशील का मिलाकर बनाया जाता है। शुद्ध ए का वाष्पशील दाब यानी कि पी नोट ए हमें गिवन है। शुद्ध ए का वाष्प दाब 200 mmHg गिवन है, और विलियन का कुल वाष्प दाब यानी कि पी टोटल, दोनों को मिलाने के बाद पी टोटल हमें गिवन है 500 mmHg। शुद्ध का बी यानी कि शुद्ध द्रव बी का वाष्प दाब और विलयन का सबसे कम वाष्पशील घटक लीस्ट वोलेटाइल कंपोनेंट क्रमश है। इनमें से बताना है कि कौन सा, इन यानी कहने का क्या मतलब है, ये ऑप्शन दिए गए हैं, और इन ऑप्शनों को छोड़कर अगर हम देखें तो हमें अप्रोक्सली हमें क्या निकालना है, रियलिटी में हमें क्या निकालना होगा कि पी नोट बी निकालना है। पी नोट बी निकाल लिया तो ए और बी के वाष्प दाब में से किसका वाष्प दाब कम है, किसका वाष्प दाब कम है, वही हमारा आंसर होगा, और कितना कम है। यहाँ पर आंसर हमें दिए हुए हैं, हम इसी में से आंसर लगाएंगे। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, सॉल्व करने के लिए आपको याद होना चाहिए कि जो ये क्वेश्चन होते हैं वो किस फॉर्मूले से होते हैं, कहाँ से होते हैं, कैसे होते हैं। ठीक है, जो जो आपको गिवन था हमें
पता होना चाहिए। ठीक है, हमने गिवन लिखा साथ के साथ। अब हम क्या करेंगे, ये सात नहीं है, कभी आप सात सोचो, ये तीन निशान है। ठीक है, तो देखिए वेपर प्रेशर की इसमें बात हुई है, किसकी बात हुई है, वेपर प्रेशर की। तो हम वेपर प्रेशर का ही फॉर्मूला लगाएंगे, वीपी का। तो वीपी का फॉर्मूला कौन सा लगता है, रोल्स लॉ का। कौन सा फॉर्मूला, रोल्स लॉ। रोल्स लॉ, रोल्स लॉ के अंदर आता है पी टोटल, पी टोटल यानी कि वेपर प्रेशर ऑफ टोटल विलियन का। ठीक है, पी नोट ए एक्स ए प्लस ऑफ पी नोट बी एक्स बी, ये गिवन है। अब आप यहाँ पर क्या करोगे, यहाँ पर आप क्या करोगे कि आपको पहले सबसे पहले मोल फ्रैक्शन निकालनी होगी। क्या निकालनी होगी, मोल फ्रैक्शन। और पी नोट ए आपको गिवन है और पी टोटल भी गिवन है, इसमें से आपको पी बी की वैल्यू निकालनी है। और जब पी बी की वैल्यू आपके पास आ जाएगी तो आप दोनों में से बता सकते हो, पी नोट ए में से और पी नोट बी में से, कि किसका वाष्प दाब कम है, यही हमें बताना है। तो सबसे पहले पी नोट बी निकालने का काम करेंगे। और पी नोट बी निकालने के लिए हमें जो पी नोट ए दिया गया है ये तो है हमारे पास, ये दोनों निकालने पड़ेंगे मोल फ्रैक्शंस। तो मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए हमें मोल्स गिवन है, तो मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए मोल्स गिवन है, तो एक्स ए निकालेंगे सबसे पहले। एक्स ए निकालेंगे तो एक्स ए का फॉर्मूला होगा एन बाय एन टोटल, एन ए बाय एन टोटल। एन ए कितना गिवन है, एक, टोटल कितने होंगे, चार, तो 1/4। और एक्स बी कितना होगा, 3/4। ये हमें गिवन है, गिवन थे, हमने क्या निकाल लिया, एक्स बी और एक्स ए निकाल लिया। अब एक्स ए और एक्स बी आप फॉर्मूला में पुट कर दो, पी टोटल, पी टोटल हमें क्या गिवन है, 500 ग्राम। कितना गिवन है, 500 mmHg। ठीक है, यानी कि वाष्प दाब है हमारे पास। पी नोट ए हमें 200 गिवन है, इनटू में एक्स ए हमने निकाला अभी अभी 1/4 प्लस ऑफ एक्स बी नोट बी निकालना है, एक्स यानी कि एक्स बी हमें निकाला है 3.4, 3/4 सॉरी। ठीक है, अब इसको क्या करो आप, 200 से ये निकाल जाएगा तो कितना आएगा, 50। ठीक है, अब ये तो निकाल नहीं सकते आप, तो यहाँ पर 50 प्लस पी नोट बी इंटू 3/4 है। अब यहाँ से क्या करो आप, 500। अब यहाँ से आप इसको ऐसे तो सॉल्व नहीं कर पाओगे, आप एलसीएम कर लो इनका। क्या करो, एलसीएम 4 आ जाएगा, एलसीएम कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। अब 4 की 1 से मल्टीप्लाई डिवाइडिंग, तो 4 बचा, 4 को 5 से कर दो मल्टीप्लाई, तो ये आ जाएगा 200 प्लस ऑफ 3p0, क्योंकि 4 से 4 गया तो 1 बचा, ऊपर मल्टीप्लाई करोगे तो 3 आएगा, तो 3p0b। ठीक है, p0b। अब क्या कर सकते हो आप, 4 जो है इधर इधर इसको भेज सकते हो, अब ये डिवाइडिंग में इधर जाकर मल्टीप्लाई में। ठीक है, तो कितना आ गया, 500 मल्टीप्लाइड बाई 4, 200 प्लस ऑफ 3p0b। ये इक्वेशन आपके पास क्रिएट हो गई। यहाँ से आपको पी बी की वैल्यू निकालनी है। अब यहाँ पर करो 5 चौके 20, यानी कि यहाँ हो जाएगा 2000। ठीक है, यहाँ 200 प्लस ऑफ 3p0b, इसको इधर भेज दो, 200 माइनस यानी कि 2000 माइनस 200, तो 3p0b, ये बच गया 1800, ये आ गया 3p0b, इधर मल्टीप्लाई इधर डिवाइडिंग कर दो भाई। ठीक है, तो ये आ जाएगा 600। पी नोट बी कितना आ गया, 600 आ गया, आपका आंसर पी नोट बी आ गया 600। अब आपको बताना था, क्योंकि आपने पी नोट बी निकाल लिया, तो क्वेश्चन बोल रहा है कि लिस्ट वोलेटाइल कंपोनेंट बताना है कि जिसका वेपर प्रेशर कम है। तो वेपर प्रेशर किसका कम है, इसका तो हमारे पास पी नोट बी आ गया। ठीक है, यानी कि 600 mmS जा गया। और पी नोट ए का जो है हमारे पास 200, तो एट लिस्ट लिस्ट कौन सा हुआ, लिस्ट मतलब कम कौन सा हुआ, कम हुआ पी नोट ए हमारे पास क्या है, कम। तो पी नोट ए कितना आएगा, यहाँ पर ए होगा शायद, क्योंकि यहाँ पर बी है, यहाँ पर भी बी लिखा हुआ है, यहाँ पर ए लिखा हुआ है, तो यहाँ पर नहीं लिखा था, तो ये 1400 हो गया, ये 600 हो गया। ठीक है, तो इनमें से तो कोई भी नहीं है, ऑप्शन में गड़बड़ी होगी क्या। एक मिनट, ऑप्शन देख लेते हैं पहले पूरी तरह से। 1400, 1400, 200, 1800, हमारे पास 6 आया है। ठीक है, तो ऑप्शंस में गड़बड़ी है कहीं ना कहीं। ठीक है, किस में गड़बड़ी है, ऑप्शंस में हमारे पास गड़बड़ी है कहीं ना कहीं। ठीक है, तो ये ऑप्शंस मत देखना,
ऑप्शंस में गड़बड़ी है। तो इनमें से एक ऑप्शन होगा आपका जो ए वाला होगा, उसमें 600 आएगा, 600 पी नॉट बी। ओके, ऑप्शंस में कहीं ना कहीं गड़बड़ी है, तो इसको नोट कीजिए। ये साइट से लिया है तो साइट पे हो सकता है कोई गड़बड़ी हो गई हो, वैसे तो होनी नहीं चाहिए, वैसे हो सकती है तो लिख लो इसको। ठीक है, तो हमारे पास पी नोट बी आ गया। अभी इन दोनों में से आप देख लो किसका इसका कम है, पी नोट ए का, तो पी नोट ए जो है वो क्या होगा, लीस्ट वॉलेटाइल कंपोनेंट होगा। ठीक है, लिखो, फिर हम आगे क्वेश्चन लिखते हैं आपका। चलिए अगले क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं जो है हमारे सामने लिखे हुए। देखिए, क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करने से पहले आपको उसका कंसेप्ट समझ आ जाना चाहिए, दिमाग में सोचने लिखने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले देखो, एक द्रव ए दिया गया है और एक द्रव बी दिया गया है। ये दोनों एक मिलकर एक आदर्श विलयन बनाते हैं। आदर्श विलयन मतलब आइडियल सॉल्यूशन बनाते हैं। और किस पर, समान टेम्परेचर पर, यानी कि तापमान पर, सेम टेम्परेचर पर। ठीक है, शुद्ध द्रवों ए और बी का जो वाष्प दाब है, दोनों का सेम टेम्परेचर पर, ए और बी दोनों द्रवों का सेम टेम्परेचर पर जो वाष्प दाब होगा वो 350 और 750 mmHg हो जाता है। ठीक है, यदि एक्स ए और एक्स बी विलियन में ए और बी के मोल अंश है, यानी कि एक्स ए और एक्स बी जो विलियन बना है दोनों को मिलाकर उनके मोल अंश है। और जबकि वाई ए और वाई बी वाष्प अवस्था यानी कि फेस में, वेपर फेस के अंदर वाई ए और वाई बी ए और बी के मोल अंश है। वेपर फेस में, वेपर फेस का फॉर्मूला मैंने अलग से बताया था। तो मोल अंश है, तो सही विकल्प चुनना है कि इनमें से कौन सा विकल्प सही होगा। विकल्प भी क्या है कि x बाय ए और x बाय बी ग्रेट लेस देन एंड इक्वल लेस देन वाई ए बाय वाई बी। ठीक है, पहला ऑप्शन ये है। दूसरा ऑप्शन क्या कहते हैं कि एक्स ए इज इक्वल टू एक्स ए बाय एक्स बी इज इक्वल टू वाई ए बाय वाई बी। तीसरा ऑप्शन क्या कहता है कि एक्स ए डिवाइडेड बाय एक्स बी इज ग्रेटर देन टू वाई ए बाय वाई बी। और डी ऑप्शन हमें गिवन है कि एक्स ए माइनस वाई ए लेस देन एंड इक्वल लेस देन एक्स बी माइनस वाई बी, ये हमें गिवन है। ठीक है, ये सेकंड क्वेश्चन है, बाद में देखेंगे, पहले इसको देखना है। कंसेप्ट, कंसेप्ट मैंने बोला था ना, क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले उसका कंसेप्ट क्लियर करो कि क्या बोल रहा है क्वेश्चन, क्वेश्चन बोल क्या रहा है हमें। ठीक है, तो सबसे पहले हमें इसका कंसेप्ट क्लियर करना है। ठीक है, तो आदर्श सॉल्यूशन के अंदर का मतलब क्या है कि ठीक है, आइडियल सॉल्यूशन में क्या होता है, मैंने आपको पहले भी बताया है कई बार, काफ़ी बार हम बात कर चुके हैं इसके ऊपर, कि आइडियल सॉल्यूशन में होता है कि जिसका वेपर प्रेशर ज़्यादा होता है वही जो है वो ज़्यादा वोलेटाइल होता है, यानी कि ज़्यादा घुलता है। ज़्यादा वोलेटाइल कौन सा सॉल्यूशन होता है, जिसका वेपर प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है वही ज़्यादा वोलेटाइल होता है। नॉन वोलेटाइल तो कभी भी वेपर बनता ही नहीं, ये तो आप लोग जानते ही हैं, ये आप लोग जानते हैं ना अच्छे से। तो हमें वो देखना है कि जिसका वेपर प्रेशर ज़्यादा है, जिसका वेपर प्रेशर ज़्यादा है वो वोलेटाइल है, सिंपल सी बात है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा किसका, 750 mmHg, यानी कि एक्स बी जो बी है आपका, बी द्रव जो है वो ज़्यादा वोलेटाइल होगा। बी द्रव क्या होगा, ज़्यादा वोलेटाइल होगा। अब आइडियल सॉल्यूशन में हमेशा वही होता है कि वी फेस हमेशा ज़्यादा वोलेटाइल, ठीक है ना, आपको पता ही है वो बात, तो कि जो वी वाई होता है, वाई बी, ठीक है, मतलब कि वेपर फेस, सॉरी वाई बी को बोलते हैं वेपर फेस। वेपर फेस जो होता है, आइडियल सॉल्यूशन का जो वेपर फेस होगा वो हमेशा किसके ऊपर डिपेंड करता है, ज़्यादा वेपर प्रेशर, यानी कि ज़्यादा वोलेटाइल कंपोनेंट की जो कंपोनेंट होता है उसके ऊपर डिपेंड करता है। जिसका वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा और जिसकी वोलेटाइलेशन ज़्यादा होगी उसके ऊपर क्या करता है, वेपर फेस डिपेंड करता है। वेपर फेस किसके ऊपर डिपेंड करता है, ये मैं लिख देता हूँ फिर भी। वेपर फेस डिपेंड ऑन मोर वोलेटाइल
कंपोनेंट। ठीक है, किसके ऊपर डिपेंड करता है? मोर वोलेटाइल, यानी कि ज़्यादा वोलेटाइल कंपोनेंट के ऊपर डिपेंड करता है, उसी से रीच होती है। यानी कि कहने का मतलब क्या है मेरा? कहने का मतलब होगा कि जो वाई ए का जो मोल फ्रैक्शन होगा, वाई ए का जो मोल फ्रैक्शन होगा, यानी कि वेपर फेस होगा ए का, वेपर फेस क्या होगा? वाई ए होगा, वह बड़ा होगा किससे? एक्स ए से, मोल फ्रैक्शन से। किससे? मोल फ्रैक्शन से। यानी कि देखो, कहने का क्या मतलब है कि जो वेपर फेस का मोल फ्रैक्शन होगा ए सॉल्यूशन, ए द्रव का, वो बड़ा होगा किससे? मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, नॉर्मल मोल फ्रैक्शन से बड़ा होगा वेपर फेस वाला मोल फ्रैक्शन। ठीक है, वहीं वाई बी में भी यही होगा कि वाई बी में भी वेपर फेस बड़ा होगा बी का भी, मोल फ्रैक्शन नॉर्मल्स का। ये आपको पता ही चल गया, अब मैंने बता दिया। तो अब आप इनका रेशो कंपेयर करें, तो रेशो कंपेयर करने के लिए एक्स बाय बी बात करें, तो लिक्विड फेस के अंदर एक्स ए बाय एक्स बी अगर बात करें, ठीक है, एक्स ए और एक्स बी, ठीक है, एक्स बी, इन दोनों का रेशो है किनका? नॉर्मल का, नॉर्मल मोल फ्रैक्शन का, लिक्विड मोल फ्रैक्शन। लिक्विड फेस के अंदर, लिक्विड फेस के अंदर ये जो मोल फ्रैक्शन होता है इसको लिक्विड फेस में बोलते हैं, और वेपर फेस में जो होता है वो वाई ए बाय वाई बी होता है। लिक्विड फेस में, इसमें वेपर फेस में होता है, और ये लिक्विड फेस में मोल फ्रैक्शन, और ये वेपर फेस का मोल फ्रैक्शन होता है। इतना समझ आया? अब क्योंकि हमें पता है कि वेपर जो है, वेपर में जो बी है वह ज़्यादा वोलेटाइल होगा। क्या होगा? ज़्यादा वोलेटाइल होगा। क्यों ज़्यादा वोलेटाइल होगा? क्योंकि उसका जो वेपर प्रेशर है वो ज़्यादा ज़्यादा वेपर प्रेशर है उसका। क्या है? ज़्यादा वेपर प्रेशर है उसका, इसीलिए वह जो सॉल्यूशन के अंदर जो वोलेटाइल होगा उसका ज़्यादा वोलेटाइलेशन होगा, क्योंकि एज़ कम्पेयर टू ए के मामले में उसका जो वोलेटाइजेशन होगा वो किसके ज़्यादा होगा? ए से ज़्यादा होगा। किसके अंदर? सॉल्यूशन के अंदर। ठीक है, ठीक है, इसलिए जो है वो वाई ए बाई वाई बी जो है वो छोटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वाई ए बाई बी से छोटा हो जाएगा। जैसे देखिए, यानी कि कहने का क्या मतलब है कि जो वेपर फेस है वो वाई बी ए से वाई बी, यानी कि दोनों का रेशो, वेपर के फेस, यानी कि वेपर फेस में जो मोल फ्रैक्शन आता है हमारा, वो उसका रेशो किससे छोटा हो जाएगा? किससे? एक्स ए से और एक्स बी से हो जाएगा। क्यों? क्यों कहने का क्या मतलब है कि बी का जो है वो वोलेटाइजेशन ज़्यादा है। क्या है? वी का वोलेटाइजेशन ज़्यादा है एज कंपेयर टू ए। अगर दोनों का बराबर होता, यानी कि दोनों का, अगर ए का जो वोलेटाइजेशन है वो बड़ा होता और बी का कम भी होता, कोई दिक्कत ना होती। अगर ए का बड़ा है, यानी कि ए का वेपर फेस जो बड़ा है, अगर उसका वेपर फेस बड़ा होता, वोलेटाइजेशन बड़ी होती, तो हम मान सकते थे कि ये वाला जो है इस तरफ साइन चेंज हो जाता है, ये साइन इस तरफ चेंज होता है, यानी कि वेपर फेस के अंदर ये बड़ा हो जाता है। अब इसका भी एक कारण है क्यों छोटा है ये। क्यों? देखो, वी जो है ये वाई बी डिवाइडिंग में आएगा, वाई बी डिवाइडिंग में आएगा। अगर वाई बी बड़ा है, यानी कि मैं मान लेता हूँ 5 है और यहाँ पर ये 2 है, ठीक है, इसका वेपर प्रेशर 2 और इसका वेपर प्रेशर 5, वेपर फेस के अंदर मोल फ्रैक्शन मतलब, ठीक है। और इसका, इसमें क्या होगा? इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं हमें, ये इसका तो जो होगा होगा। लेकिन अब इसको डिवाइड करो इससे, ठीक है, इसको इससे डिवाइड करो। अब मान के चलो इसका ले लेते हैं हम 3 और इसका ले लेते हैं 5 मोल फ्रैक्शन। अब इसको डिवाइड करोगे तो आपके पास जो बचेगा वो बचेगा 0.4 बचेगा। ये छोटा है ना इससे, इन दोनों का जो जोड़ आता है वो 1 आता है, और दोनों का रेशो भी ठीक होना चाहिए। ठीक है, दोनों का रेशो भी ठीक होना चाहिए। अगर रेशो ठीक आ जाता है तो सेम बात हो जाएगी। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो होगा, अगर बी बड़ा है, यानी कि बी अगर बड़ा है, तो बी बड़ा है तो हमेशा जो आंसर आएगा वो छोटा ही आएगा 1 से। हमेशा 1 से क्या आएगा? छोटा आएगा। आपको पता ही है उस चीज़ का, अगर डिनोमिनेटर में जो वैल्यू है वो बड़ी हो गई न्यूमिनेटर्स के हिसाब से, तो इसका मतलब वह वैल्यू 1 से छोटी ही आनी है, बड़ी कभी आएगी नहीं। ठीक है, तो इस कारण जो होगा ये साइन ऐसे बनेगा। तो सिंपल था, कोई बड़ी बात इसमें नहीं थी। ठीक है, तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा? इनमें से ऑप्शन आपका सही होगा, ये वाला ऑप्शन सही होगा, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है, कंसेप्ट के बेस पे समझता है हमने इसको। ठीक है, कंसेप्ट बेस पे। ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन भी आता है भाई। ठीक है, उलझा दिए थे ना इसने पूरी तरह से। अब 20th क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा बाइनरी मिश्रण
न्यूनतम क्वथनांक एजियोट्रोप मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप का व्यवहार प्रदर्शित नहीं करता। बताना है कि इन दोनों में से कौन सा इन दोनों में से कौन सा मिश्रण जो है वो मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप नहीं दर्शाता है, यानी कि नहीं बताता है। अब सबसे पहले आपका ये बात क्लियर होनी चाहिए कि मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट जो है वो बनता कब है, क्योंकि हमें बात किसके ऊपर करनी है, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप पर बात करनी है। तो एजियोट्रोप से आपको ये भी क्लियर होना चाहिए कि मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रोप बनता कहाँ है, ये भी तो पता होना चाहिए ना। ठीक है, कि क्या होता है कि जब भी आपके पास रोल्स लॉ के हिसाब से पॉजिटिव डेविएशन बनेगी, जब भी पॉजिटिव डेविएशन बनेगी तब ही जो है मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट बनेगा, मिनिमम एजियोट्रोप बनेंगे। क्या बनेंगे, मिनिमम एजियोट्रोप बनेंगे जब हमारे पास क्या होगी, पॉजिटिव डेविएशन होगी। और पॉजिटिव डेविएशन कब होती है, जब ए और बी अट्रैक्शन यानी कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट की अट्रैक्शन जो है वह कमज़ोर होती है एज कंपेयर टू ए और एज कंपेयर टू बी। इन दोनों के मतलब क्या है, मान के चलो प्योर सॉल्वेंट के बीच में ये अट्रैक्शन है, ठीक है, वो भी स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन है। क्या है, स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन, अभी कंसेप्ट समझ रहे हैं, ठीक है। बी और बी के बीच में भी स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन है, लेकिन जब इन दोनों को मिलाया जाता है तो अब हमारे पास क्या क्या बनाया गया, उसमें पॉजिटिव डेविएशन में क्या बनेगा, अगर ये कंडीशन बनती है ए बी का कंपोनेंट जो है, ए और बी की अट्रैक्शन जो है वह वीक हो जाती है। वीक अट्रैक्शन, पहले स्ट्रॉन्ग थी दोनों की, अब वीक होगी, यानी कि दोनों से पहले जब ये शुद्ध थे, अलग अलग थे, तब इनकी अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग थी, लेकिन जब इनको दोनों को मिला दिया गया तब इनकी अट्रैक्शन क्या होगी, वीक होगी। वहीं पर पॉजिटिव डेविएशन क्या करती है, काम करती है। ठीक है, जब तक अकेले थे तब तक स्ट्रॉन्ग थे, जब साथ मिले तब क्या हो गए, कमज़ोर हो गए। वही चीज़ इसमें कंसेप्ट लगेगा, ठीक है, वहीं पर पॉजिटिव डेविएशन काम करती है। इतना समझ आया, यानी दोनों लिक्विड आपस में ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं होने चाहिए, ये कहने का मेरा मतलब है। कम कंफर्टेबल होंगे, ठीक है, जो उनका इंटरमोलिकुलर फोर्स होगा वो हमेशा कमज़ोर होगा, ठीक है, सॉल्यूशन के पार्टिकल्स का, सोल्यूट और सॉल्वेंट का, ठीक है। और जहाँ पर ये काम होगा वहाँ पर जो है उनका जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो भी कम होगा। आपको पता है जब अट्रैक्शन ज़्यादा होती है तो एक दूसरे से चिपके रहते हैं, एक दूसरे से चिपके रहते हैं तो उनको अलग करने के लिए जो हीट निकलती है वहीं से हमारा बॉइलिंग पॉइंट जनरेट होता है, क्योंकि उनको तोड़ने के लिए हमें टेम्परेचर देना पड़ेगा। अब सॉलिड है भाई, सॉलिड को जो हमें तोड़ना है, उसको जो मोसना या तोड़ना है, लोहा देख लो, लोहे को कितना ज़्यादा टेम्परेचर देना पड़ता है, कितना ज़्यादा टेम्परेचर देना पड़ता है, तब जाकर वो टूटना शुरू करता है, यानी कि मुसना शुरू करता है, वरना वो मुसता ही नहीं। ठीक है ना, उसको टेम्परेचर देना पड़ता है। ठीक है, जब सॉलिड के जो पार्टिकल है स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्स लगाते हैं तो उनको क्या है, तोड़ने के लिए हमें उसके पार्टिकल्स को तोड़ने के लिए हमें उसको हाई टेम्परेचर देना पड़ता है। ठीक है, जिस कारण उसका बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ जाता है, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर पहले से ही वीक गैस तोड़ना आसान हो गया, थोड़ा सा टेम्परेचर दिया और इनका क्या हो गया, जो इनके बीच में जो मॉलिक्यूल्स पार्टिकल्स दोनों के अलग अलग हो जाएंगे, सिंपल। ठीक है, इसीलिए यहाँ पर बॉइलिंग पॉइंट भी कम हो जाएगा। इसीलिए अगर मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट हो गया यानी कि कम हो गया तो उसी को बोलते हैं मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रोप्स। ठीक है, उसी को बोलते हैं जहाँ पर पॉजिटिव डेविएशन होगी। तो इतना समझ आया। ठीक है, अब ये बनेगी कब मिनिमम वाली, देखिए, ठीक है, तो सबसे पहले हम जो कार्रवाई करेंगे वो कार्रवाई करेंगे हम ए के ऊपर। ए कौन सा है, H2O प्लस CH3CO C2H5, ये हमें गिवन है। ठीक है, तो यानी कि इथेनॉल और कीटोन हमें गिवन है, यानी कि एसीटोन टाइप है ये एक तरह से। ठीक है, यानी कि अब देखो ये है ना, ठीक है, देखो इसके ऊपर बात करें तो इसके ऊपर इधर कर लेते हैं बात, इसके ऊपर इधर कर लेंगे बात, दोनों की अलग अलग बात कर लेंगे। इसको मिटा दें, ये समझाने के लिए था। ये कीटोन है, इथाइल कीटोन, ठीक है, इथाइल कीटोन, इथेनॉल प्लस कीटोन दोनों हैं। अलग अलग लिख दिया क्या मैंने, सॉरी, ये रहा हमारे पास इथेनॉल, अलग अलग हो गए हैं ये, मेरे ख्याल से गलत लिख दिया मैंने इसमें से। ठीक है,
क्वेश्चन में गड़बड़ी हो गई है इसमें, क्वेश्चन में गड़बड़ी हुई है। यहाँ पर आएगा यहाँ पर आएगा इथेनॉल C2H5OH, ये आएगा C2H5OH, ये आएगा पूरा क्वेश्चन, बाकी सही है आपका, ठीक है। यहाँ पर थोड़ी गड़बड़ी होगी, H2O डाल दिया मैंने। अब क्या होगा, अब आपको पता होना चाहिए कीटोन के बारे में और इथेनॉल के बारे में कि इनके बीच के मॉलिक्यूल्स की जो है वो अट्रैक्शन फोर्स स्ट्रॉन्ग होती है या कमज़ोर होती है, ये पता होना चाहिए। तो पता करो इसका क्या होता है। देखो कीटोन में जो है वो H बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग होती है बहुत ज़्यादा, कीटोन के अंदर जो होगी वो H बॉन्डिंग बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, ठीक है। यानी कि कीटोन में, ये कीटोन है, ये इथेनॉल है आपका, ठीक है। कीटोन क्या होती है, H बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग, H बॉन्डिंग हाईली होती है, पावरफुल होती है, ठीक है। और कीटोन आने पर जब इसके अंदर क्या करते हैं, जब इसके अंदर इथेनॉल मिलाया जाता है तब क्या करते हैं, ये दोनों आपस में टूट जाते हैं। क्या करते हैं, दोनों की स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होगी, यानी कि इसकी भी स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग और इसकी भी स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होती है, इनके बीच में भी स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होगी, यानी कि इथेनॉल में भी क्या होती है, स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होती है। इथेनॉल में भी H बॉन्डिंग सेम होती है, ठीक है। सेम मैंने इसलिए ये पे डाल दिया ये। तो क्या होगा, जब भी आपको पता है दो स्ट्रॉन्ग मिलते हैं, जब भी दो स्ट्रॉन्ग मिलते हैं तो उनके बीच में जो मिलने के बाद सॉल्यूशन बनेगा ना, दोनों कंपोनेंट के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके बीच में अट्रैक्शन बिल्कुल वीक हो जाएगी, मैंने आपको पहले भी बताया है। क्योंकि दोनों स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग मिले हैं, स्ट्रॉन्ग कहेगा यार, अब स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग कहेगा, अब यार तुम भी स्ट्रॉन्ग मैं भी स्ट्रॉन्ग, अब दोनों आपस में लड़ेंगे तो है नहीं, क्यों, उसको भी पता है वो भी स्ट्रॉन्ग है, भाई ये भी स्ट्रॉन्ग है मैं भी स्ट्रॉन्ग हूँ, दोनों स्ट्रॉन्ग है, तो लड़ने की क्या ज़रूरत है। अब लड़ेंगे नहीं, कुछ दिन बाद बूढ़े हो जाएंगे, बूढ़े होने के बाद वीक हो जाएगी अट्रैक्शन, दोनों के बीच में अट्रैक्शन वीक हो जाएगी। क्यों, एक दूसरे से जलने लगेगी, एक दूसरे से क्या करेंगे, भुनने लगेंगे, एक दूसरे से क्या करने लगेंगे, जेलिस फील करने लगेंगे। क्यों, क्योंकि इधर भी स्ट्रॉन्ग इधर भी स्ट्रॉन्ग, दोनों एक दूसरे के स्ट्रॉन्ग है। अब ये कहेगा मैं स्ट्रॉन्ग, वो कहेगा मैं स्ट्रॉन्ग, दोनों की लड़ाई होगी तो एक दूसरे को इग्नोर करना शुरू कर देंगे, आपस में कभी अट्रैक्ट करेंगे ही नहीं, तो दोनों की अट्रैक्शन जो हो जाएगी वो वीक हो जाएगी। तो जब भी न्यू सॉल्यूशन बनेगा तो जो अट्रैक्शन जो है वो वीक हो जाएगी, जो मॉलिक्यूल इंटरेक्शन है वो वीक हो जाएगी, कमज़ोर हो जाएगी। और अगर मॉलिक्यूल इंटरेक्शन कमज़ोर हो गई तो वहाँ पर कौन सी डेविएशन क्रिएट हो जाएगी, पॉजिटिव डेविएशन क्रिएट हो जाएगी, पॉजिटिव डेविएशन क्रिएट हो जाएगी। पॉजिटिव डेविएशन क्रिएट हुई तो वहाँ पर मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप क्रिएट हो जाएगा, एजियोट्रोप बनेगा, यही होगा। अब बात करते हैं, चलो ये तो हमें दर्शा रहा है लेकिन हमें बोला गया प्रदर्शित नहीं करता, इसको भी समझ लेते हैं भाई, इसका भी क्या बनता है। देखो इसके अंदर क्या होगा, अब आपके पास है ये भी आपका है, ये आपका है फिनोल और एनिलीन, ठीक है, फिनोल और एलाइन। आपको ये जब कराऊंगा ना आईयूपैक नेमिंग, कंपोनेंट नेमिंग, ये सब समझाऊंगा तब बताऊंगा, ठीक है। अब देखो फिनोल और एनिलाइन की, ठीक है, दोनों के पास जो है H बॉन्डिंग वो कैपेबल है, दोनों के पास जो H बॉन्डिंग है वो कैपेबल होगी, यानी कि दोनों H बॉन्डिंग दोनों के पास बराबर होगी, मतलब कैपेबल है, ठीक है। दोनों के पास क्या है, H बॉन्डिंग कैपेबल है, यानी कि स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन दोनों के पास बनती है, क्या बनती है, दोनों के पास इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग बनती है, ठीक है। तो दोनों जब भी आपस में मिलाए जाएंगे, यानी कि इंटरमोलिकुलर बनी है, आपकी बार क्या बना है, इंटरमोलिकुलर, इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। अब दोनों को मिलाया तो ए और बी की जो अट्रैक्शन है वो भी स्ट्रॉन्ग होगी, ठीक है। अब अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग तो यहाँ पर बनी नेगेटिव डेविएशन, कौन सी डेविएशन क्रिएट हुई, नेगेटिव डेविएशन हुई, नेगेटिव डेविएशन। जब नेगेटिव डेविएशन होती है तो क्या होता है, मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट होता है, मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा ये वाला ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा,
20, ये 20 का आंसर हो जाएगा 2। ये वाला पॉइंट जो है आपका मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट नहीं दर्शाता है। मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट भी बोल सकते हैं, एज ए ड्रॉप भी बोल सकते हो, ठीक है। ये नहीं दर्शाएगा क्योंकि वहाँ पर जो है, जो लास्ट में जो सोल्यूशन बना है, दोनों के जो मॉलिक्यूल्स है वो आपस में स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन दिखा रहे हैं, इसलिए वहाँ पर मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप बनेगा, क्योंकि वहाँ पर पॉइंट आपको ज़्यादा देना पड़ेगा, टेम्परेचर ज़्यादा देना पड़ेगा, ठीक है, तो इसलिए वहाँ पर कैपेबल नहीं होगा, ठीक है। तो ये थे आपके न्यूमेरिकल्स, ठीक है। तो आज थोड़ा सा आपके 2-4 न्यूमेरिकल्स रह गए हैं, वो कल की क्लास में कंप्लीट कर लेंगे। तो आज हम करेंगे इतना ही, ठीक है। तो बाकी जो क्वेश्चन आपके रहेंगे हम कल की क्लास में कंप्लीट कर लेंगे, चिंता मत कीजिए, ठीक है। और 2026 के क्वेश्चन भी मैं कल ही करवाऊंगा आपको, उसकी भी आप लोग चिंता ना करें, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।